Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. In this video I'm gonna explain the French Revolution of History first chapter, class 9th NCERT. French Revolution. चलो अब स्टार्ट करते हैं। 1774 में लुई 16 बर्बन फैमिली का फ्रांस का राजा बना और उस टाइम पर वो 20 साल का था। उसकी शादी मैरी एंटोनी से हो गई जो कि एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, मैरी एंटोनी। लुई 16 किंग ऑफ फ्रांस and his wife Mary Antonie, Queen of France, in 1774। अगर कोई राजा बनता है तो फिर उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि वाह मैं राजा बन गया, अब सारी मेरे पास बहुत सारा खजाना आ गया, सारी प्रजा मेरे अंडर रहेगी, ऐसे बड़ी खुशी होती है राजा को। लेकिन जो लुई 16 था उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि जो उसे ट्रेजरी मिली थी, जो खजाना मिला था उसे, वो खाली था। जो फ्रांस था, फ्रांस की ऐसे वॉर्स होती रहती थी दूसरी कंट्रीज़ के साथ, इसलिए जो पहले वाला राजा था वो सारा पैसा अपनी आर्मी के ऊपर स्पेंड करता था, इसलिए ट्रेजरी में कुछ बचा ही नहीं। और बल्कि उसे पता चला कि वो उससे पहले जो राजा था उसने 2 बिलियन लेवर्स का डेब्ट पहले से ले रखा है। तो अब वो 2 बिलियन उधारी थी जो पहले वाले राजा की, वो भी इसे चुकानी थी। तो ये तो फंस गया अब। और इसके पास पैसे भी नहीं थे इसमें, और इसके पास पैसे नहीं थे लेकिन तब भी इसे अमीरों वाली लाइफ जीनी थी, राजा था। अब ऐसे गरीबों वाली लाइफ तो जिएगा नहीं, अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छा खाना खाना है। अब जो इसने पैसा कमाना था उसका इसने क्या रास्ता ढूंढा, उसने थर्ड स्टेट के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए। पहले तो टैक्स लेता ही था लेकिन उसके बाद उसने अब टैक्सेस बढ़ा दिए। पहले फ्रांस में 3 स्टेट्स थी, वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकंड नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट में बाकी बचे कुछ लोग आ जाते थे, जैसे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, पीजेंट्स, आर्टिसंस, लेबर्स, सर्वेंट्स, ऐसे। तो फर्स्ट स्टेट में पहला हमारा टर्म आया क्लर्जी। क्लर्जी उन लोगों को बोलते थे जो कि चर्च में काम करते थे, चर्च के ऑफिशियल्स, नन और प्रीस्ट वगैरह आते थे हमारे क्लर्जी में। और नोबिलिटी में आ गए राजा के दरबारी। और थर्ड स्टेट में बाकी बचे कुछ लोग। ऐसा नहीं कह सकते कि थर्ड स्टेट में खाली गरीब लोग आते थे, उसमें अमीर भी होते थे, गरीब भी होते थे। जो बच जाते थे वो थर्ड स्टेट में आते थे। अब जो 1789 से पहले की सोसाइटी थी, पहले के इंस्टीट्यूशंस थे, उन सबको डिस्क्राइब करने के लिए एक टर्म यूज़ हुआ है, ओल्ड रेजिमे। This term is usually used to describe the society and institutions of France before 1789. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, दैट व्हाट डू यू मीन बाय ओल्ड रेजिमे। और जो मैंने अभी टैक्सेस की बात बताई थी, टैक्सेस खाली थर्ड स्टेट को देने होते थे, खाली थर्ड स्टेट को। क्लर्जी और नोबिलिटी को टैक्सेस नहीं देने होते थे, ये अपने मज़े की ज़िंदगी जीते थे अमीरों वाली। लेकिन ये तो इनइक्वालिटी हो गई, अगर खाली थर्ड स्टेट के लोगों को टैक्सेस देने हैं तो ये तो काफ़ी गलत बात है। तो फिर इस बात पे भी थर्ड स्टेट को गुस्सा आता था काफ़ी ज़्यादा। अब जो थर्ड स्टेट थी उसे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी देने पड़ते थे और डायरेक्ट टैक्सेस भी। डायरेक्ट टैक्सेस जैसे हम लोग भी स्टेट को टैक्सेस देते हैं, और फिर वहाँ जो डायरेक्ट टैक्सेस वो देते थे उस टर्म का नाम था टेले। और जो उनके इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे वो हो जाते थे उनके जैसे रोज़ रोज़ कुछ लाना पड़ता है, नमक, चीनी, तंबाकू, और अपनी ऐसे रोज़ रोज़ लिवलीहुड के लिए उन्हें पैसे खर्च करने पड़ते थे। तो यही उनका हो जाता इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब 1715 में जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो थी 23 मिलियन, और 1789 में आते आते हो गई 28 मिलियन। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फिर खाना भी चाहिए, ज़्यादा चाहिए।
और फिर अगर ऐसे खाना 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 और चाहिए, लेकिन जो राजा था उसने जो फार्मर्स थे जो खेती वगैरह करके प्रोडक्शन उगाते थे, उन फार्मर्स को भी आर्मी में लगा दिया, क्योंकि फ्रांस की इस टाइम पे वॉर होती थी। अब सारे फार्मर्स वॉर में चले जाते थे तो फिर प्रोडक्शन कौन करेगा, खेती बाड़ी कौन करेगा, इसलिए प्रोडक्शन ऐसे होती नहीं थी, खाने की कमी हो गई ऐसे। तो इस वजह से सबसिस्टेंस क्राइसिस आया। ये फ्रांस के ओल्ड रेजिम में टर्म जो हमने अभी पढ़ा था उस टाइम पे आता ही रहता था, काफ़ी फ्रीक्वेंट था। सबसिस्टेंस क्राइसिस का मीनिंग होता है जब हमारे लिवलीहुड जो हम ऐसे रोज़ रोज़ जीते हैं वो डेंजर में आ जाए। अब आ जाता है 14 जुलाई 1789। इस डेट को काफ़ी कुछ हुआ था फ्रांस में। इस डेट पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। अब देखो कैसे हुआ। एक बार काफ़ी सारी औरतें एक बेकरी के सामने लाइन लगा के खड़ी हुई थी ब्रेड लेने के लिए, लेकिन फिर जो बेकर होता है बेकरी का वो आके 2 दिन बाद आके बोलता है कि सारी ब्रेड्स ख़त्म हो गई, अब आप लोग चले जाओ अपने घर। ये तो काफ़ी गलत बात है। जो क्लर्जी और नोबिलिटी की वुमेन होती हैं वो सारा ले जाती हैं बेकर से ब्रेड वगैरह, थर्ड स्टेट के लोग रह जाते हैं ऐसे। तो उन वुमेन्स को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो उस बेकरी में घुस के सब तोड़ फोड़ करते हैं, दंगा हो जाता है उस दिन। फिर ऐसे ये सब दंगा हुआ तो फिर राजा को तो और खाना भेजना चाहिए था, प्रोडक्शन भेजनी चाहिए थी, लेकिन राजा ने ऐसा नहीं किया। राजा को अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए था, बट उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने जो ये सब लोग थे थर्ड स्टेट के सिटीजन्स थे उन सब के ऊपर अपनी आर्मी छोड़ दी, अपनी आर्मी को भेजा उन्हें मारने के लिए। उन पर ऐसे बस दंगे हो गए उस दिन। उसके बाद जो थर्ड स्टेट के लोग हैं वो इससे खुश तो होंगे नहीं, बल्कि उन्हें और गुस्सा आया। तो फिर वो लोग ऐसे जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पर घुस के तोड़ फोड़ करने लगे। तो राजा को भी गुस्सा आ गया, वो अपना ऐसे ही गुस्सा आता था उसे, मतलब यूँ नहीं कि अपनी प्रजा का साइड दे, उन्हें क्या तकलीफ़ है उसका सॉल्यूशन निकाले, बट उसे बस ऐसे बढ़ाना था, प्रॉब्लम को बढ़ाना था, उसे उसका सॉल्यूशन नहीं देना था। फिर ऐसे जो थर्ड स्टेट के कुछ लोग होते हैं वो बेस्टाइल प्रिजन में घुस जाते हैं। बेस्टाइल प्रिजन एक जेल थी वहाँ पर जो लुइस 16 ने बनाई थी। उस जेल में वो उन लोगों को रखता था जिन लोगों ने कभी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, कि जैसे उन्हें लुइस 16 से दिक्कत होती थी, वो लुइस 16 के खिलाफ थे, तो जो भी लोग उसे अपने खिलाफ लगते थे वो उन्हें बेस्टाइल प्रिजन में डाल देता था। और बेस्टाइल प्रिजन में टोटल 7 लोग थे। थर्ड स्टेट के लोग उन 7 को छुड़ा लेते हैं और वहाँ पर ऐसे जो वेपन्स वगैरह मिलते हैं वो वहाँ से ले लेते हैं। वो बेस्टाइल जो जेल होती है वो उसे बुरी तरह से जला देते हैं, टूट जाता है, वो जल जाता है। और जो उसके फ्रैगमेंट्स होते हैं बेस्टाइल प्रिजन के वो मार्केट में बेचे भी गए थे, कि जो उन लोगों के लिए बेचे गए थे जो लोग ऐसे अपनी ये याद में रखना चाहते हैं कि बेस्टाइल प्रिजन के साथ कुछ ऐसा भी हुआ था फ्रांस में। अब जो थर्ड स्टेट के लोग हैं वो प्रोटेस्ट करने लगे राजा के खिलाफ, लेकिन उन लोगों के पास प्रॉपर प्रोग्राम्स नहीं थे और वो बस अपनी ऐसे छोटी सी जगह पे उनका चलता रहता था प्रोटेस्ट, और आधी से ज़्यादा जनता को पता ही नहीं था कि कुछ हो भी रहा है। इसलिए जो ये सब आइडियाज़ वगैरह ये प्रोग्राम्स प्रॉस्पेरस और एजुकेटेड लोगों पर छोड़ा गया, उनसे न्यू आइडियाज़ लेते थे वो लोग। थर्ड स्टेट में अमीर लोग भी थे क्योंकि एजुकेटेड भी थे, प्रॉस्पेरस लोग भी थे। फिर 18th सेंचुरी में ऐसे मिडिल क्लास भी एक टर्म बना दिया गया। वो जो अपनी ऐसे वेल्थ अपनी ट्रेड करते थे, वो मैन्युफैक्चर करते थे गुड्स को, वुलन, सिल्क,
सिल्क टेक्सटाइल्स, वो इन सब का ट्रेड करते थे। तो ऐसे उनके पास पैसा आता था, वेल्थ आती थी, तो इसी से वो अपना ऐसे लिवलीहुड जीते थे। अब इसमें वही लाइन आ गई कि जो थर्ड स्टेट थी उसमें मर्चेंट्स भी थे और मैन्युफैक्चरर्स भी थे, ये तो होगा थोड़े गरीब गरीब से। और फिर प्रोफेशंस वाले भी थे, जैसे लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, ये सब एजुकेटेड थे। और वो एक इस चीज़ में बिलीव करते थे कि इंसान अपने काम से जाना जाना चाहिए, ना कि उसके बर्थ से। अब दीज आइडियाज़, हाँ, ये अब जो एक पर्सन की पोजीशन है सोसाइटी में, वो उसके काम से आनी चाहिए, ना कि उसके बर्थ से। कि भाई अमीर ख़ानदान में पैदा हुआ, ये बहुत अच्छा काम करेगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। और फिर दीज आइडियाज़ envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all। उनके हिसाब से सोसाइटी में सबको फ्रीडम होनी चाहिए थी, लॉ इक्वल होना चाहिए था। तो ऐसे ही दो फिलोसोफर्स ने अपने आइडिया ऐसे फॉरवर्ड किए, ऐसे दिखाए। उनमें से एक था जॉन लॉकी, जीन जैक्वस रॉस। जो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये एक बुक टाइप है, ये लिखी थी जॉन लॉकी ने, और जीन जैक्वस रॉस ने लिखी थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। जीन लॉकी ने लिखी थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, और जीन जैक्वस रॉस ने लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और फिर मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी द स्पिरिट ऑफ द लॉस। जो मॉन्टेस्क्यू था वो भी एक फ़िलोसोफर था। उसने एक अपना आइडिया प्रपोज किया, सामने रखा कि जो गवर्नमेंट है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ये डिवीज़न है वो यूएसए में भी है। आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, यूएसए में ब्रिटेन का राज था, और फिर जो 13 कॉलोनीज इंडिपेंडेंट हो गई थी, जब उसमें भी गवर्नमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। जो ये फ़िलोसोफर्स हैं, इन सबके ये आइडियाज़ कॉफ़ी हाउसेस में और सैलॉन्स में डिस्कस किए जाते थे कि क्या ऐसे करना है, क्या करना है। और ये सब जो इनके आइडियाज़ होते थे वो लोगों के पास बुक्स में लिख के जाते थे, न्यूज़पेपर में वो छपवाते थे। और ये जो सब आइडियाज़ होते थे वो ऐसे एक ग्रुप में भी पढ़ते थे वहाँ पे, क्योंकि जो लोग पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, उनके लिए ईजी हो। The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges। जो लुइस 16 था, उसने एक प्लान उसके दिमाग में आया कि वो और ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा देगा, ताकि जो डेब्ट में है वो भी पूरा हो जाए। और इस वजह से जो थर्ड स्टेट थी उनका एंगर बढ़ गया, उन्हें और गुस्सा आया, और उन्होंने इस सिस्टम के खिलाफ और ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। अब ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। मेरा नेक्स्ट वीडियो में मैं ये चैप्टर आगे कंटिन्यू करूँगी, वो हमारा सेकंड पार्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ गिव मी अ हिट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।